चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में सेकंड पार्ट का चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, इसमें हम लोग फाइनल एक्सरसाइज के सेक्शन ई के क्वेश्चंस देख रहे थे ना, कि जिनके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक के सम्स देखे थे, और चैप्टर में जो दो बेसिक मेथड्स हैं वो दोनों बेसिक मेथड हमने समझे थे ना, कि एक जो है वो जब पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू दी गई हो तो उसके ऊपर से जेड फाइंड करना और प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, ये मेथड हमने सीखी थी ना, एक ये बेसिक मेथड। और एक रिवर्स मेथड भी कल हमने सीखी थी कि जब आपको प्रोबेबिलिटी दी गई हो, आंसर दिया हुआ तो उसके ऊपर से z ढूंढना, फिर z पर से x ढूंढना, ये मेथड भी हमने समझी ना, बराबर ना। अब जो आगे के क्वेश्चंस हमारे हैं ना, वो सब मिक्स है भाई। हर सम में जो है वो दोनों मेथड आएगी, या यही मेथड जो है वो अब रिपीट होती रहेगी। सेक्शन ई एफ सब में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो अब सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग शुरू करें। ध्यान से समझना ये भी क्वेश्चन, कि जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि इन अ बिग शोरूम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ऑन एन एवरेज 52 इलेक्ट्रॉनिक यूनिट आर सोल्ड एवरी वीक एंड इट्स वेरिएंस इज 9 यूनिट स्क्वायर. Sale of electronic item follow normal distribution. The probability that the sale of electronic item during a week of 52 week is from x1 unit to 61 unit is 0.1574. Estimate the value of x1. देखो यहाँ क्लियरली दिया हुआ है कि कोई x1 से 61 यूनिट तक की सेल होना, उसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है 0.1574, तो हमें x1 की वैल्यू ढूंढनी है। And also estimate the number of week during which the sale of electronic item is more than 55 unit. इसके अलावा हमें जो है वो ये नंबर ऑफ वीक्स भी फाइंड करने हैं कि जिसमें सेल 55 से ज्यादा हो, मतलब प्रोबेबिलिटी भी ढूंढनी है। इसमें दो क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दी गई है और हमें नॉर्मल आंसर ढूंढना है, एक में आंसर दिया हुआ है, आंसर मतलब x की वैल्यू दी गई है और उसके ऊपर से हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देखो, अगर कभी कंफ्यूजन हो ना कि क्या फाइंड करना है या कैसे फाइंड करना है, तो उसके लिए जो है वो इस क्वेश्चन में जो यूनिट दिए गए हो ना, वो यूनिट ध्यान रखा करो। जैसे देखो कि यहाँ रफ में बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन में बेसिकली दो यूनिट हैं। एक सेल ऑफ यूनिट, भाई कितनी सेल हो रही है वो, कि सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम या तो सेल ऑफ यूनिट्स अगर मैं लिखूं, एक वो है। और दूसरा जो है वो इसमें दिया हुआ है नंबर ऑफ वीक। दूसरा यूनिट इसमें है वो है नंबर ऑफ वीक, कि साल में से जो है वो ये कितने हफ्ते वो दिए हुए हैं। अब इन दोनों में से कौन सी x की वैल्यू है और कौन सी जो है वो ये फाइनल आंसर मतलब प्रोबेबिलिटी है, वो कैसे पता चले? तो आपको जो मीन एंड वेरिएंस या कहो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ होता है ना, उसका यूनिट चेक किया करो। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन कौन से यूनिट के हैं? जैसे देखो पहली लाइन में दी गई है कि इन अ बिग शोरूम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम एवरेज 52 इलेक्ट्रॉनिक यूनिट वर सोल्ड एवरी वीक, कि 52 एवरेजली यूनिट सेल होते हैं। मतलब जो एवरेज है ना, वो इसका यूनिट दिया हुआ है, सेल ऑफ यूनिट वो दिया हुआ है ना एवरेज के लिए। तो जो एवरेज के लिए दिया हुआ हो ना, इसका मतलब वो समझो x की वैल्यू कहलाती है। यहाँ पर सेल ऑफ यूनिट वो क्या कहलाया, x की वैल्यू कहलाई। और जो नंबर ऑफ वीक फाइंड करना है ना, वो कहलाई प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी या कहो आंसर फाइनल। समझ आ रही बात है? हमेशा दो यूनिट होंगे, दो यूनिट को पहले रफ में लिख दिया करो। क्या भाई, सेल ऑफ यूनिट वो x, जो एवरेज की स्टैंडर्ड डेविएशन के यूनिट हो वो x का यूनिट कहलाता है, बराबर। और जो दूसरा यूनिट है वो प्रोबेबिलिटी, आंसर। अब देखो, अब जो पहला क्वेश्चन हमें ढूंढना है ना, उसमें क्लियरली दिया हुआ है कि दैट द सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम ड्यूरिंग अ वीक आउट ऑफ 52 वीक, 52 वीक में से कोई एक वीक, मतलब पूरे साल में से कोई एक हफ्ते में द सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम इज x1 यूनिट टू 61 यूनिट इज 0.1574, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x1। इसमें क्लियर है कि सेल ऑफ यूनिट x1 से 61 के बीच में है, तो x1 किसका वो नहीं पता, और उसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है कि भाई एक वीक में प्रोबेबिलिटी जो है वो इतनी आती है। और जो सेकंड फाइंड करना है ना, वो दिया हुआ ऑल्सो एस्टिमेट द नंबर ऑफ वीक ड्यूरिंग विच द सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम इज मोर देन 55। ऑल्सो एस्टिमेट द नंबर ऑफ वीक, दूसरे में नंबर ऑफ वीक ढूंढना है, मतलब प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, और सेल ऑफ यूनिट दिया हुआ 55 एंड मोर। समझ आ रही है बात है? तो ये x, एक में प्रोबेबिलिटी दी गई है x ढूंढना है, एक में x दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। दोनों मेथड इस सब में करनी है ना। तो चलो पहले मेथड के हिसाब से कहें
तो यहाँ पे दिया हुआ है कि x1 से 61 का आंसर वो 0.1574 है। आपको आगे वाले क्वेश्चंस में ऐसे आता था ना कि चलो 20 से 30 के बीच की प्रोबेबिलिटी ढूंढो, तो यहाँ पे वैसा ही है ना कि x1 से 61 के बीच की प्रोबेबिलिटी वो दी हुई है आपको 0.1574। अगर क्वेश्चन के हिसाब से मैं लिखूं तो यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगा पहले में कि हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 greater less than or equal to x less than or equal to 61 is 0.1574। ऐसे दिया हुआ है ना कि x1 से 61 के बीच की प्रोबेबिलिटी, वो ये सिंबल हमेशा ऐसे ही रखेंगे, उसे कभी नहीं बदलेंगे। अब इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करें, पहले तो x नहीं, पहले तो z ढूंढे ना। z मिलेगा ना हमें, जो पीछे टेबल दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के पीछे, उसके ऊपर से z मिलेगा तो उसके ऊपर से हम लोग x फाइंड करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो ये क्या किया जाए, इसको z में कन्वर्ट करें। x1 का z में कन्वर्ट नहीं होगा, वो तो डायरेक्टली जो है वो z1 लिख देंगे। 61 का तो z में कन्वर्ट हो जाएगा ना, बरोबर ना, फॉर्मूला के हिसाब से 61 का तो कन्वर्ट होगा ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसे x1 ही फिलहाल x, और इसे कन्वर्ट करें। इसे कन्वर्ट करने के लिए वही फॉर्मूला z की कि z इक्वल टू x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन दिया हुआ है ना 52 मीन है, और स्टैंडर्ड डेविएशन तो देखो वेरिएंस 9 दिया हुआ है, वेरिएंस 9, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 3, उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा ना, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 हो जाएगा। तो मतलब ऐसे हो जाएगा कि 61 माइनस मीन 52 स्टैंडर्ड डेविएशन 3 इक्वल टू आंसर है 0.1574। सो अगर इसे z में कन्वर्ट करें, अब इसे z1 लिख देंगे, x1 का z1 ना, इसको तो डायरेक्टली कन्वर्ट ना, यही तो z1 ढूंढना है। और यहाँ पे कन्वर्ट होगा 61 माइनस 52 तो 9 डिवाइड 3 तो 3 इक्वल टू 0.1574 ये वैल्यू। अब ये z ढूंढने के लिए पहले क्या करते हैं, वैल्यू के हिसाब से हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ना, सो अकॉर्डिंग टू वैल्यू। अब ग्राफ में खास ध्यान देना कि अगर ये हम लोग ग्राफ तैयार करें, यहाँ 0 प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, तो देखो ग्राफ में z1 से 3 तक है, z1 से 3 तक का आंसर ये है। 3 तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि +3 है, +3 कहाँ आएगा, 0 के इस साइड कहीं आएगा ना, कि चलो ये +3 यहाँ पे ड्रॉ किया। z1 कहाँ ड्रॉ करें, यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं तो ऐसे ही ध्यान आता है ना कि 3 के इस साइड z1 है, इस साइड है, लेकिन कहाँ पे कि भाई 3 के यहाँ z1 ड्रॉ करें, यहाँ करें, इस साइड ड्रॉ करें। 3 के इस साइड भी तो आ सकता है ना, z1 की वैल्यू माइनस में भी तो आ सकती है। अब z1 ड्रॉ कहाँ करें कि उसके बीच की प्रोबेबिलिटी ये दी गई है, तो कहाँ ड्रॉ होगा वो इनके हिसाब से नक्की होता है। 1574 है। अब आपको पता है ये पूरी वैल्यू जो है वो कितनी होती है, 0.5 की वैल्यू होती है, पूरी प्रोबेबिलिटी 0.5। उसमें से अगर हम लोग 3 की प्रोबेबिलिटी खाली ढूंढ लें, खाली 3 की प्रोबेबिलिटी, मतलब 0 से 3 का आंसर मिल जाएगा ना। ध्यान देना, ग्राफ बनाने के लिए ही मैं बता रहा हूं, 0 से 3 का आंसर हमें मिल जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी पीछे टेबल से ढूंढने पर। पीछे आपके टेक्स्ट बुक के एंड में टेबल देखो और उस टेबल में 3 की वैल्यू फाइंड करो, सिर्फ 3.0। तो 3.0 का आंसर कितना है, वो है 4987, है कि नहीं। 3 का आंसर चेक करो टेबल में, 4987। इसका मतलब ये कि अगर उसका आंसर, यहाँ रफ में लिख रहा हूं 0.4987 है, मतलब 0 से 3 तक का इतना गैप वो ये है 4987। अब ये जो आंसर दिया हुआ है वो इससे बड़ा है कि छोटा है, सीधा सोचो कि इससे बड़ा है कि छोटा है, इससे तो छोटा ही है ना ये, मतलब ये जो 1574 होगा वो इतना ही आएगा ना। अगर समझो ये आंसर जो है वो ऐसे होता कि 6174, अगर ऐसे होता बाय चांस, तो यहाँ देखो ये 4987 है, इतना आंसर 49 का है और ये 61 का है, तो 61 का आंसर इस साइड आ जाता कि नहीं, z1 इस साइड हो जाता ना। लेकिन ये आंसर तो 1574 ही है, सिर्फ 15, तो 49 और 15 कहाँ पे, कुछ z1 यहीं पे ही आ जाएगा ना, तभी तो z1 और 3 के बीच का आंसर, z1 और 3 के बीच का आंसर 15874 है। समझो 0.15 और 0.49, ये पूरा 49 है।
अगर ये आंसर 49 से बड़ा होता तो Z1 की वैल्यू इस साइड आती कि नहीं? ये आंसर 49 से छोटा है तो मतलब जरूर Z1 की वैल्यू बीच में ही होगी ना, तभी तो 49 से छोटा ये एरिया मिलेगा ना 1574। समझ आ रहा है लॉजिक? भाई ये लॉजिक ध्यान रखना है, क्लियर ध्यान रखना है ऐसे सम्स में। भाई ये 4987 0 से 3 तक है तो ये जो एरिया है वो जरूर इससे कम ही होगा, बराबर। तो Z1 यहाँ आएगा, Z1 से 3 के बीच का एरिया ये मिलेगा 1574, बराबर ना। अब बात वो आती है कि कभी भी Z1 की वैल्यू हमें ढूंढनी हो ना, कभी भी Z1 की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो Z1 की वैल्यू हमेशा 0 से Z1 के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मिलती है। कल भी हमने ऐसे सम किए थे ना, Z1 की वैल्यू हमेशा मिलेगी 0 से Z1, तो Z1 ढूंढने के लिए हमें 0 से Z1 चाहिए। तो वो कैसे ढूंढेंगे हम लोग कि 0 से 3 तक की वैल्यू में से ये इतनी वैल्यू जो दी गई है वो माइनस कर दें। 0 से 3 तक की वैल्यू में से अगर इतनी वैल्यू माइनस कर दें जो दी गई है तो बाकी 0 से Z1 मिल जाएगा ना, बराबर ना। Z1 ढूंढने के लिए यहाँ पे हम लोग उसे कन्वर्ट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 Z टू Z1, 0 से Z1, क्योंकि पीछे आंसर तो Z1 के हिसाब से ही होता है ना। तो 0 से Z1 ढूंढने के लिए पहले 0 से 3 तक का आंसर, तो 0 से 3 तक का आंसर कितना ढूंढा हमने, ये 0.4987 माइनस जो आंसर दिया हुआ है, इतनी प्रोबेबिलिटी दी गई है तो वो प्रोबेबिलिटी 0.1574, जो माइनस करें तो 0.34, यहां पर 3413 आएगा, 0.3413 0 से Z1 का आंसर। और ये जो 3413 आ जाता है तो उसके हिसाब से हम लोग टेबल में चेक करते हैं क्या 3413 की एग्जैक्ट वैल्यू है। आप लोग टेबल देखो उसमें कि 3413 की एग्जैक्ट वैल्यू है, हाँ है। देखो टेबल में 3413 1 का है, 1.0 का आंसर है वो, मतलब एग्जैक्ट 1 का आंसर। सही बात कि नहीं? और अगर एग्जैक्ट आंसर है तो पता है वो बिफोर एंड आफ्टर की वैल्यू हमें नहीं करनी। कल वाले सम में हम लोग करते थे ना कि बिफोर एंड आफ्टर हम लोग फाइंड करते थे, इसमें वो फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3413 की एग्जैक्ट वैल्यू है तो डायरेक्टली लिख देंगे। अगर एग्जैक्ट वैल्यू है तो यहाँ पे लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू Z स्कोर टेबल के हिसाब से हम लोग लिख देंगे कि वैल्यू ऑफ Z1 इक्वल टू सिर्फ 1, और देखो प्लस साइड में ही है ना तो मतलब Z1 की वैल्यू सिर्फ 1 से +1 आएगी। और Z1 मिल गया, ये Z1 मिल गया तो अब उसके ऊपर से X1 ढूंढ सकते हैं ना हम लोग, बराबर ना। Z1 से X1 ढूंढ सकते हैं वो फॉर्मूला रख के कि नाउ जो Z की फॉर्मूला आती है X माइनस मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसमें Z की वैल्यू 1, X ढूंढना है, माइनस मीन, तो मीन 52 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, बराबर ना। ये 52 और स्टैंडर्ड डेविएशन 3, तो क्रॉस में यहाँ पे 3 1 जा 3 इक्वल टू x माइनस 52, ये 3 1 जा 3 हुआ, माइनस 52 इस साइड आएगा, 3 प्लस 52 इक्वल टू x, मतलब कि x इक्वल टू 55। ये x कहो या x1 कहो, वो वैल्यू कितनी मिली हमें 55 की। इसका मतलब कि कोई एक हफ्ते में दिया हुआ है ना, अ वीक आउट ऑफ 52 वीक, क्वेश्चन में ही है 52 वीक में से कोई एक हफ्ते में 55 से 61 यूनिट सेल होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, उस शॉप में एक हफ्ते में 55 से 61 के बीच में चीजें सेल होती हो, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है 0.1574। समझ आ रही है बात है? ये मिल गई ना हमें x की वैल्यू। ये एक सम हुआ, मैं यहीं पे ही कर रहा हूं, ये एक सम हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहीं से ही सेकंड क्वेश्चन शुरू होता है कि अब हमें नॉर्मल प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, नंबर ऑफ वीक हमें फाइंड करने हैं। कि प्रोबेबिलिटी के लिए यहां पर दिया हुआ है ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसमें ड्यूरिंग विच द सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम इज मोर देन 55, मोर देन 55 की प्रोबेबिलिटी, जो हम नॉर्मल सम पहले करते थे ना वैसे। मोर देन 55 मतलब कैसे लिखते थे कि हमें ढूंढना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 55 एंड मोर, 55 एंड मोर ना, मोर देन 55 का आंसर हमें फाइंड करना है। तो नॉर्मल इसमें आंसर फाइंड करें मोर देन 55 का आंसर कैसे, सबसे पहले x को कन्वर्ट करें z में, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, अलग सम शुरू हो गया यहाँ से।
कि यहां से सबसे पहले x को z में कन्वर्ट करें। कैसे कन्वर्ट करते हैं? वो फॉर्मूला से कि 55 माइनस मीन 52 स्टैंडर्ड डेविएशन 3 लेस देन और इक्वल टू x। तो कन्वर्ट हो जाएगा कि यहाँ पर 55 माइनस 52 3 डिवाइड 3 1 एंड z 1 और मोर, x को z में लिख देंगे ना, 1 और मोर ये। तो अकॉर्डिंग टू वैल्यू अगर इसमें जो है वो हम लोग ग्राफ बनाएं, ग्राफ तैयार करें इसमें, तो 0 प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। अब 1 एंड मोर है तो 1 कहाँ पे? 0 के बाद 1 यहाँ पे आएगा ना। 1 एंड मोर मतलब फाइनल इनफाइनाइट तक हमें जो है वो ड्रॉ करना है। ये पूरी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 1 और उससे ज्यादा, बरोबर है ना। 1 एंड मोर ये पूरी प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए कैसे ढूंढना होगा? इतना हिस्सा हमें ढूंढना है। तो उसके लिए जो पूरा हिस्सा है, पूरे का आंसर कितना होता है? 0.5। उसमें से 0 से 1 तक का आंसर अगर हम लोग माइनस कर दें, पूरे में से 0 से 1 तक का आंसर मतलब 1 की वैल्यू टेबल से ढूंढकर अगर माइनस कर ले तो बाकी का ये मिल जाएगा ना हिस्सा 1 एंड मोर, वो मिल जाएगा कि नहीं? मतलब यहां पर अगर हम लोग लिखें कि अकॉर्डिंग टू Z स्कोर टेबल के हिसाब से यहां पर जो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 1 एंड मोर, बराबर ना, 1 और उससे ज्यादा इनफाइनाइट तक। तो उसके लिए पूरी वैल्यू के पूरे का प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.5। 0 से इनफाइनाइट तक का आंसर वो 0.5 और माइनस 0 से 1 तक का आंसर 1 का आंसर। तो टेबल में चेक करो 1 का आंसर कितना है। 1 का आंसर है ना उसमें कि भाई कितना 3413, बरोबर। 1 का आंसर है कि नहीं? 3413। तो वो यहाँ पे लिखेंगे ना 0.3413 और दोनों का अगर हम माइनस करें तो आ जाएगा 0.1587। 0.1587 ये प्रोबेबिलिटी। समझ आ रही है बात? बरोबर ना। ये 1 से मोर फाइंड करना था तो पूरे में से 0 से 1 की प्रोबेबिलिटी हमने माइनस कर दी, तो आंसर 0.1587। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है वीक में, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ वीक। आगे वाले क्वेश्चंस में हमने समझा था कि जब परसेंटेज फाइंड करना हो आखिरी में तो इसको मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। कुछ नंबर ऑफ समथिंग फाइंड करना हो तो उसको मल्टीप्लाई वो कर देते हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ वीक ढूंढना है तो टोटल पूरे वीक कितने होते हैं? 52 ना। पूरे साल में 52 वीक होते हैं तो इसको मल्टीप्लाई 52 कर देंगे ना हम लोग। मतलब ऐसे कर देंगे ना हम लोग कि यहाँ पर नंबर ऑफ वीक इन विच सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम या इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स इज मोर देन 55 यूनिट्स, कि 55 से ज्यादा हो ऐसे वीक हमें ढूंढने हैं। तो ये जो आंसर मिला 0.1587 उसको मल्टीप्लाई 52, पूरे साल के 52 वीक, मतलब इससे अगर मल्टीप्लाई करें ना 15 5 से 75, मतलब कुछ 7 पॉइंट समथिंग होगा तो अप्रोक्सीमेट 8 लिखेंगे, राउंड फिगर ना। 8 वीक जो है वो हम लोग लिखेंगे। मतलब कि भाई साल में 8 हफ्ते ऐसे होते हैं, 8 हफ्ते मतलब 2 महीने ऐसे होते हैं कि जहां पर सेलिंग रोज की 55 यूनिट से ज्यादा होती है, बराबर। 8 हफ्ते ऐसे होते हैं कि जिनमें सेलिंग 55 यूनिट से ज्यादा आती है। ये आंसर मिला हमें। समझ आ रही बात? ये क्वेश्चन ध्यान आया ना, एक ही क्वेश्चन में दोनों मेथड थी। एक में हमने x की वैल्यू ढूंढी, z दिया हुआ था, और एक में जो है वो x दिया हुआ था और हमने z ढूंढ के प्रोबेबिलिटी ढूंढी। इस सम में दोनों क्वेश्चन है, दोनों मेथड है। अच्छी तरह से समझ लेना, अच्छी तरह से लिख लेना इसे। तो अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखें कि उसमें कैसी मेथड दी गई है। तो क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है ना कि इट इज नोन दैट ऑन एन एवरेज अ पर्सन स्पेंड 61 मिनट्स इन अ पेंटिंग एग्जीबिशन। If this time is normally distributed and 20% of the person spent less than 30 minutes in the exhibition, then find variance of the distribution. अब इस क्वेश्चन में वेरिएंस हमें फाइंड करना है। हमेशा हर क्वेश्चन में आपको दो हेल्पर्स दिए गए होते हैं ना, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन।
यहाँ मीन है, एवरेज दिया हुआ है 61 मिनट्स, हमें जो है वो वेरिएंस फाइंड करना है। तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना होगा ना, उसका स्क्वायर होगा वेरिएंस, बरोबर के नहीं। ऑल्सो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन स्पेंड मोर देन 90 मिनट इन अ एग्जीबिशन, और दूसरे में प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करनी है कि जहां पर पर्सन 90 मिनट से ज्यादा टाइम जो है वो एग्जीबिशन में स्पेंड करता है। समझ आ रही बात है? इसमें भी दो क्वेश्चन है ना, एक में तो हमें वेरिएंस ढूंढना है। अब देखो किसमें क्या फाइंड करना है, एक्स ढूंढना है, जेड ढूंढना है, मैंने पहले भी बताया। या तो आप लोग जो है वो यूनिट इसमें डिसाइड कर लो कि यूनिट डिसाइड कर लो। यहाँ पे अगर हम डिसाइड करें ना यूनिट, तो एक तो टाइम दिया हुआ है 61 मिनट्स या 30 मिनट्स 90 मिनट्स, एक तो टाइम दिया हुआ है, और दूसरा जो है वो नंबर ऑफ पर्सन दिया हुआ है। नंबर ऑफ पर्सन या तो भाई जो है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी दी गई है। अगर मैं यहाँ रफ में लिखूं तो एक तो टाइम दिया हुआ है और दूसरा जो है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी या तो नंबर ऑफ पर्सन समथिंग दिए हुए हैं। तो यहाँ पर टाइम वो x है, क्योंकि देखो जो एवरेज दिया हुआ है ना, वो एवरेज कितना दिया हुआ है 61 मिनट्स। एवरेज का यूनिट कौन सा है, मिनट्स है, मतलब जो टाइम है वो x में दिया हुआ है, और जो नंबर ऑफ पर्सन है तो वो नॉर्मल हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, बरोबर ना, वो प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। तो पहले में ऐसा दिया हुआ है कि ठीक है एवरेज तो है 61, क्वेश्चन है इफ दिस टाइम इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देन 20% of person spent less than 30 minute in a exhibition। यहाँ पर ऐसा है 20% ऐसे लोग हैं जो 30 मिनट से कम वहां पेंटिंग एग्जीबिशन में बैठते हैं। 20% ऐसे लोग हैं, 20% परसेंटेज मतलब समझो कि भाई वो प्रोबेबिलिटी दी गई ना, 20% ऐसे लोग हैं, नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए या परसेंटेज दिए हुए हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी होती है। आगे भी हमने किया था, परसेंटेज मतलब तो वो प्रोबेबिलिटी कहलाई। तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में कि 20% ऐसे लोग हैं जो 30 मिनट और उससे कम बैठते हैं। 30 मिनट्स मतलब वो x भी दिया हुआ है आपको, तो ऐसे हुआ ना कि x लेस देन और इक्वल टू 30 और उससे कम मिनट का आंसर 20%। 20% मतलब क्या लिखते हैं 20/100 या कहो 0.2। 30 मिनट से कम हो ना, 30 मिनट से कम हो तो फिर जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 दी गई है, और हमें इसके ऊपर से जो है वो वेरिएंस ढूंढना है। अब वेरिएंस ढूंढने के लिए या स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढने के लिए फॉर्मूला तो वही है कि z इक्वल टू एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर्मूला तो एक ही है ना हमारे यहाँ पर। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना है। x दिया हुआ है, देखो x दिया हुआ है 30, मीन भी दिया हुआ है, मीन ऊपर दिया हुआ है ना कि एवरेज 61 मिनट्स, तो वो मीन भी आपको दिया हुआ है कि 61 मिनट्स का, लेकिन z तो पहले ढूंढना पड़ेगा ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा कि नहीं, बराबर ना। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, लेकिन z ढूंढना पड़ेगा। और z कैसे ढूंढेंगे, वही मेथड जो आगे हमने सीखी है, पीछे टेबल पर से z ढूंढना होगा, बराबर ना। यहाँ पर अगर जो है वो x दिया हुआ है कि 0.2, 30 मिनट से कम की वैल्यू 0.2 है, इसे z में डायरेक्ट कन्वर्ट भी नहीं होगा, क्योंकि z में कन्वर्ट करने के लिए दो हेल्पर्स में से एक हेल्पर तो है नहीं, तो डायरेक्ट z में कन्वर्ट भी नहीं होगा। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन और इक्वल टू z1, z1 से कम का आंसर 0.2 है, बराबर। तो पहले ये z1 ढूंढेंगे, z ढूंढेंगे तो फिर वो स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा हमें। तो ये z कैसे ढूंढेंगे कि अकॉर्डिंग टू वैल्यू, पहले अगर ग्राफ बनाए अकॉर्डिंग टू वैल्यू, अगर पहले ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ में ये 0 प्लस एंड माइनस इनफाइनाइट। अब यहाँ दिया हुआ है 30 मिनट से लेस या z1 से लेस का आंसर 0.2 है। हमने पहले भी बताया था लेस देन या मोर देन हो, तो लेस देन हो तो माइनस से शुरू किया करो, मोर देन हो तो प्लस से शुरू करते हैं। लेस देन का आंसर है 0.2, तो 0.2 मतलब अगर माइनस से शुरू करें 0.2 कहां तक होगा, यहीं तक ही ना। ये पूरा तो 0.5 है, ये लॉजिक ध्यान देना, ये पूरा तो 0.5 आता है। अगर इसकी वैल्यू 0.5 से ज्यादा होती ना लेस देन की, तो यहां से शुरू करते हुए 0.5 से आगे यहां पे हम z1 ड्रॉ करते, लेकिन वैल्यू 0.2 है तो मतलब यहां से शुरू करेंगे तो 0.2 यहीं तक ही आएगा ना, ये z1 की वैल्यू होगी ना, बराबर, सिर्फ इतना आएगा ना 0.2।
लेस देन है तो माइनस से शुरू करो, मोर देन हो तो प्लस से, यहां से शुरू करो। यहां से शुरू करते वक्त आंसर सिर्फ 0.2 है तो इनफाइनाइट से Z1 तक सिर्फ 0.2, बरोबर। अगर 0.5 से ज्यादा होता तो आगे जाते, फिर Z1 यहां ड्रॉ करते। तो ये Z1 है और Z1 की वैल्यू ढूंढने के लिए हमेशा बताया है Z1 ढूंढना है तो हमें Z1 से 0 तक का डिस्टेंस चाहिए, Z1 से 0 तक का डिस्टेंस तो मिलेगा हमें। और वो डिस्टेंस कैसे, यहां पर लिखेंगे हम लोग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ Z1 Z20, Z1 से 0 तक चाहिए। तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि ये जो पूरा आंसर होता है इनफाइनाइट से 0 तक का पूरा आंसर, उसमें से ये इतना आंसर जो दिया हुआ है वो माइनस कर दें तो बाकी का Z1 से 0 तक का आंसर मिल जाएगा ना। पूरे में से इतना माइनस तो बाकी ये, तो पूरे का आंसर कितना होता है, वो होता है 0.5। उसमें से माइनस आगे का आंसर कितना है तो वो 0.2, 0.5 में से 0.2 माइनस तो बचेगा कितना 0.33, या तो उसे कहते हैं 3000, 3 कहो या 3000 कहो, वैसा ही ना। अब 3000 की वैल्यू जो है वो हम पीछे टेबल पर से ढूंढेंगे ना तो Z की वैल्यू मिलेगी। तो टेबल में 3000 की एग्जैक्ट वैल्यू है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 3000 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो फिर क्या करना होगा, जब एग्जैक्ट वैल्यू ना हो तो फिर वो बिफोर एंड आफ्टर वैसे ढूंढते हैं ना हम लोग, बराबर ना। वो टेबल बनाना पड़ेगा ना कि एग्जैक्ट नहीं है तो यहाँ टेबल बनाना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू Z स्कोर टेबल। यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे कि भाई वैल्यू, एक में वैल्यू लिखी जाएगी बिफोर 0.3000, बराबर। याद है ना कल भी बनाया था ऐसे कि एक वैल्यू बिफोर 0.3000, एक वैल्यू लिखनी होगी आफ्टर, बिफोर नहीं, एक में आफ्टर 0.3000 और एक में लिखना होगा उसका एवरेज, बराबर। जब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, आगे वाला सम किया था 3413 एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई थी उसमें टेबल में, तो हमने ऐसा टेबल बनाया ही नहीं था दूसरा। अब नहीं है तो बनाना पड़ेगा। तो 3000 की बिफोर वैल्यू देखो तो उससे बिफोर, उससे पहले आता है 2995, 2995 आ रहा है ना, 3000 से छोटा यही कहलाएगा। और उससे बड़ा नंबर देखो तो उसके पास में ही है 3023, है कि नहीं। मतलब कि यहाँ पर बिफोर वैल्यू आ जाएगी 0.2995 एंड आफ्टर 0.3023, और इनकी अगर Z वैल्यू हम लोग लिखें ना तो 2995 की Z वैल्यू कितनी है, तो उसकी Z वैल्यू 2995, यहाँ पे है 0.8 और ऊपर है 0.04, तो 0.8 और 4 ऐसे बनेगा ना। यहाँ पे क्या आएगा 0.84, इसकी वैल्यू उसके पास में ही है 0.85 और नीचे इसकी एवरेज वो एवरेज कैलकुलेटर से ढूंढेंगे, वो टेबल में नहीं। इन दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2 कर दो तो कितना आएगा 0.3009 आएगा, 18 डिवाइड 2 9, 009 होगा। और यहाँ पे एवरेज अगर करो तो 0.845 रहेगा, 845। जब ये टेबल बन जाए तो इसमें फाइंड करते हैं 3000 के नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है, 3000 की नियरेस्ट वैल्यू। तो नियरेस्ट कौन सी है, ये बन रही है 2995, ये नियरेस्ट हो रही है ना, बरोबर ना। इसमें 5 का गैप है, इसमें 23 का, इसमें 9 का गैप, तो ये 5 का गैप रहेगा 0.84। तो यहां पर लिखेंगे कि हियर नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 0.3000 is 0.2995. So value of Z1 इक्वल टू 0.84, लेकिन 0.84 प्लस या माइनस वो ग्राफ में खास ध्यान देते हैं, इस साइड है माइनस साइड में है तो Z1 की वैल्यू माइनस में रहेगी, Z1 माइनस 0.84 रहेगा, बरोबर। अरे ये बात ध्यान, अब ये Z1 मिल गया ना, अब उसके ऊपर से हमें स्टैंडर्ड डेविएशन और वो फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसी फॉर्मूला से ढूंढेंगे ना अब हम लोग कि यहाँ पर Z इक्वल टू एक्स माइनस मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो Z की वैल्यू ये लिखी जाएगी माइनस 0.84 इक्वल टू एक्स, तो x की वैल्यू है ना 30,
है कि नहीं, 30 और उससे लेस है, x की वैल्यू तो दी गई थी ना, 30 माइनस मीन, तो देखो मीन दिया हुआ है कि एवरेज 61 मिनट, एवरेज 61 मिनट, तो वो वहां पर 61 अपॉन ये फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये ढूंढने के लिए क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे जाएगा 0.84, यहाँ पे आ जाएगा, ये क्रॉस में आ जाएंगे ना, तो यहाँ हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू ये 30 माइनस 61 तो माइनस 31 और ये माइनस 0.84, तो माइनस 31 डिवाइड माइनस 0.84, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मिल जाएगा कुछ 36.9। हाँ मैंने इनका डिवाइड करके रखा था, वो आंसर आएगा 36.9, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ना। और इसके ऊपर से हमें आंसर ढूंढना है किसका, वेरिएंस का, वेरिएंस का आंसर हमें ढूंढना है। तो वेरिएंस मतलब कहलाता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ये सिग्मा का स्क्वायर, 36.9 का स्क्वायर, जो आंसर आएगा हमारा 1361.61, ये जो है वो वेरिएंस कहलाया हमारा, बरोबर ना, ये वेरिएंस की वैल्यू है ना 1361.61, 36.9 का स्क्वायर। तो ये हमें पहला सम जो है वो कंप्लीट हो गया, वेरिएंस मिल गया। अब दूसरा जो है वो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ वो फाइंड करें। ये ध्यान आया ना कैसे, कि पहले हमने z की वैल्यू ढूंढी टेबल के हिसाब से, वही फॉर्मूला के हिसाब से z ढूंढा, और उसके बाद फिर ये वेरिएंस, ये स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस ढूंढा। चैप्टर में यही दो मेथड रहेगी कि कभी z ढूंढना है तो कभी जो है वो प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। इसमें प्रोबेबिलिटी दी गई थी, z ढूंढा। अब दूसरे क्वेश्चन में जो है वो x और z दिया हुआ होगा, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ऐसा ही ना जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। अब सेकंड में ढूंढना है ना कि ऑल्सो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन स्पेंड मोर देन 90 मिनट इन अ एग्जीबिशन। भाई कितने परसेंटेज जो है यहाँ, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि भाई पर्सन जो है वो 90 मिनट से ज्यादा एग्जीबिशन में रहता है। तो मोर देन 90 मिनट मतलब दूसरे क्वेश्चन में ऐसे आएगा ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 90 एंड मोर, मोर देन 90 ऐसे ही आएगा ना कि 90 एंड मोर, ये वैल्यू हमें ढूंढनी है। तो ये वैल्यू के लिए x दिया हुआ है, पहले इसको किस में कन्वर्ट करें, z में। z में अगर हम कन्वर्ट करें सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 90 माइनस मीन, तो मीन 61 है कि नहीं, ये मीन तो दिया हुआ है ना, एवरेज 61 दिया हुआ है, और अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ हमने ढूंढा 36.9, ये x, बरोबर, ध्यान आ रहा है ना, ये एवरेज दिया हुआ था 61 और जो है वो ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमने ढूंढा था। तो इसको अगर हम प्लस माइनस करें ना तो यहाँ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 90 माइनस 61 तो 31 एंड डिवाइड 36 को 0.79 आएगा, 0.79 लेस देन और इक्वल टू z। तो 0.79 एंड मोर, इसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है। तो ये वैल्यू ढूंढने के लिए ग्राफ बनाया ना, यहाँ पे लिखे ना कि सो अकॉर्डिंग टू वैल्यू अगर हम लोग ग्राफ बनाए यहाँ पर, तो इस सम का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा कि ये 0 प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, उसमें ये आया है 0.79 एंड मोर, तो 0.79 कहाँ पे आएगा, प्लस साइड ना, प्लस में ही है ना ये 0.79, तो प्लस में ड्रॉ करेंगे कि कुछ 0.79 जीरो के पास में आएगा 0.79 एंड इससे मोर, तो इससे मोर मतलब ये पूरी प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी है, ये पूरा आंसर हमें फाइंड करना है, सही बात ना, 0.79 से ज्यादा ये आंसर हमें ढूंढना है। तो ये आंसर कैसे ढूंढा जाएगा, इस साइड की प्रोबेबिलिटी आगे वाले सम में भी ढूंढा था हमने, कि उसके लिए पहले पूरा 0.5 का जो आंसर होता है, पूरा आंसर 0.5, उसमें से ये आगे का आंसर अगर माइनस कर दें, ये खाली एरिया माइनस कर दें 79 का आंसर, तो बाकी वो एरिया मिल जाएगा ना हमें। मतलब कि हमें जो प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है 0.79 एंड मोर, तो उसके लिए पूरा आंसर कितना, तो पूरा आंसर 0.5 माइनस 0 से 0.79, तो 0.79 की वैल्यू, अब आप टेबल में देखो फिर से 79 की वैल्यू कितनी, तो उसके लिए इस साइड देखोगे 0.7 में 0.7 और आखिरी में 9 में 0.7 एंड 9, तो 0.79 की वैल्यू कितनी 2852 आ रही है, 0.7 एंड 9 2852 ये वैल्यू है ना।
तो 0.5 माइनस होगा 0.2852, ये 79 की वैल्यू। समझ आ रही बात कि ये पूरे में से आगे की वैल्यू माइनस, तो कितना बचेगा फिर इनमें से अगर माइनस करें तो यहां बचेगा 0.2148 आएगा, और ये प्रोबेबिलिटी, ये आंसर। इसको कोई नंबर ऑफ पर्सन में, परसेंटेज में या ऐसा कुछ भी नहीं कन्वर्ट करना, खाली पूछा हुआ था ऑल्सो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी। भले सेंटेंस लिखना हो तो लिख सकते हो कि भाई 90 मिनट से ज्यादा एग्जीबिशन में लोग रहे, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2148 है। समझ आ रही है बात? ये प्रोबेबिलिटी मिल गई ना, ये हमारा आंसर मिल गया सेकंड का भी। तो आज जैसे 6th और 7th वाले क्वेश्चन किए ना, ध्यान देना दोनों क्वेश्चन में दोनों मेथड थी, ये रिवर्स मेथड भी थी और ये डायरेक्ट मेथड भी थी। अच्छी तरह से समझ कर लिखना, फिर जो आगे के क्वेश्चंस आएंगे, आगे के सम्स होंगे, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।